फिर उसके बाद फंक्शंस डिस्कस किए थे किडनी के। पहला फंक्शन क्या है इसमें? वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है, पीएच को मेंटेन करना। पीएच मेंटेन होगा तो एसिड बेस बैलेंस जो होगा बॉडी में ब्लड का वो मेंटेन करेगा। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर एनाटॉमी पढ़ी थी किडनी की, इस तरह से डायग्राम होता है। जो जो हमने पढ़ाया है वो इसमें लिखा हुआ है, लिख रहा है, शेप लिखा हुआ है, बीन शेप, साइज लिखा हुआ है, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, यही पढ़ाया हुआ है सेम। लोकेशन लिखी हुई है, पोस्टीरियर टू द पेरिटोनियम ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यही बताया है, इसलिए इसको रेट्रो पेरिटोनियल भी कहा जाता है। उसके नीचे लिखा हुआ है राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, ठीक है, लिखा हुआ है, ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं हम आपको। उसके बाद एक्सटर्नल एनाटॉमी में हम लोग ने पढ़ा है, एक्सटर्नल नहीं हमने बताया आपको पूरा एनाटॉमी किडनी का। उसमें सबसे पहले कैप्सूल के बारे में बताया था, रीनल कैप्सूल जो होती है जो किडनी की कवरिंग होती है, ठीक है, 3 लेयर्स होती है, 3 लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। रीनल फेशिया सबसे ऊपर वाली, उससे अंदर वाली एडिपोज कैप्सूल, सबसे अंदर वाली रीनल कैप्सूल, ठीक है। इंटरनल एनाटॉमी में हम देखो दो पार्ट में भाग इसको बांट देते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, इंटरनल। एक्सटर्नल में हम रीनल कैप्सूल की लेयर्स के बारे में देखते हैं, इंटरनल में पूरा किडनी के बारे में देखते हैं जो पढ़ाया है, ठीक है। अब इंटरनल में देखेंगे कि किडनी को दो भागों में बांटा गया है, रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला, दो भागों में बांटा गया ना। जो कैप्सूल के नीचे वाली लेयर है वो रीनल कॉर्टेक्स हो गई, जहाँ पिरामिड्स दिख रहे हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो आपका हो गया मेडुला, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर। द टू मेन रीजन ऑफ किडनी आर सुपरफिशियल राइट रेड रीजन कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स एंड द ठीक है, दो रीजन है इसमें। सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाला, सुपरफिशियल में मतलब ऊपर वाला रीनल कॉर्टेक्स है, एंड द डार्क रीजन कॉल्ड रीनल मेडुला। डार्क रेड मतलब जहाँ पे पिरामिड्स हैं, ट्रायंगुलर शेप के पिरामिड्स। फिर रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ कोन शेप्ड वेजेस कॉल्ड रीनल पिरामिड्स, ठीक है। कोन शेप में है ना, जो ट्रायंगुलर शेप के पिरामिड्स हैं वो कोन शेप में भी कह सकते हैं आप। मेडुला रीजन में आते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं पिरामिड्स। साफ नहीं दिख रहा। उसके बाद हम लोग ने देखा रीनल कॉलम्स कहाँ होते हैं, ठीक है, रीनल कॉलम्स को हम कॉलम्स ऑफ बर्टिन भी कहते हैं। यस सर। फिर रीनल लोब नहीं बताया मैंने, रीनल साइनस को बताया, ठीक है। रीनल लोब क्या होता है डिस्कस करते हैं। रीनल लोब ये हिस्सा है और ये यहाँ से लेकर ये ऐसे दिखाया हुआ है, उसी तरह ये पूरा पार्ट मतलब मेडुला और कॉर्टेक्स को मिला देंगे पूरा ऐसे करके, ये पूरा हिस्सा कहलाएगा लोब, ठीक है। क्या आपका हो गया लोब। यहाँ से ये अगर इसकी बात करो तो आपका ये बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है, लोब बन जाएगा। समझ में आया लोब क्या होता है? रीनल लोब। अलग तरह के रीनल लोब बनते हैं, ये बन रहा है आपका, दिख रहा है, ये कहलाता है रीनल लोब। इसमें आपका मेडुला भी आ गया, कॉर्टेक्स भी आ गया, पिरामिड भी आ गया, इसको कहते हैं रीनल लोब। फिर ये वाला हिस्सा एक ऐसे करके गड्ढा बना हुआ है, ये रीनल, ठीक है, इसमें रीनल साइनस जैसे गड्ढा बना हुआ है। इस रीनल साइनस में फैट सेल्स डिपॉजिट होती है, फैट सेल्स की फैट डिपॉजिट होता है, एडिपोस, ये दिख रहा है ऐसे करके स्ट्रक्चर गोल गोल, फैट फायर, जहाँ पे फैट डिपॉजिट है उसको कहेंगे रीनल साइनस। एक कैविटी है, दिखा सकते हो तो दिखा दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं।
है देखो हाइलम यहाँ पे, ये एरिया हाइलम कहलाता है। यस सर। जहाँ से आपका यूरेटर एंटर हो रहा है, रीनल आर्टरी, ये एरिया आपका रेनल। फिर यूरेटर के बाद वाला एरिया होता है पेल्विस, ठीक। उसके बाद इस क्या होता है कॉर्टेक्स, मेडुला। मेडुला में 3 रीजन बताया जाता है, मेडुला में 3 बताया जाता है। कॉलम आपका ये हो गया कॉलम, ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा जो पिरामिड के बीच में है, ये वाला यहाँ पे, ये सब क्या हो गया कॉलम। पिरामिड को देखेंगे तो ये पॉइंटेड एंड जो हो गया इसको कहेंगे कैपिला, ये बताया था। और तीसरा कौन सा बताया था पिरामिड। पिरामिड इसका एक पिरामिड है। मेडुला रीजन होता है ये पूरा ऐसे करके पूरा एक मेडुला रीजन, ठीक है। अब इसमें ये जो ट्रायंगुलर शेप को कहते हैं पिरामिड। ट्रायंगुलर शेप का जो पॉइंटेड एंड है उसको कहते हैं हम पैपिला, ठीक। और इन ट्रायंगल्स के बीच में एक स्पेस है कॉलम उसको कहते हैं कॉलम, या बट ये बताया क्लियर है। यस कॉलम ऑफ रिवाइज कर रहे हैं, जरूरी नहीं करना, अब बता चुके हैं। फिर उसके बाद माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, 8 से 10, ठीक क्लियर है ना। माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, यस सर। फिर हम लोग ने स्टार्ट किया था नेफ्रॉन, यस सर। यहाँ से पढ़ना। अब नेफ्रॉन में क्या है, नेफ्रॉन क्या होते हैं माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स किडनी के। सबसे पहले याद रखना फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को और क्या बोलते हैं यूरिनरी ट्यूब्यूल, ठीक है। यूनिट ऑफ किडनी होगा नेफ्रॉन, आंसर हो जाएगा। फिर वही लाइन लिखिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, वही लाइन में सेम है। कितने होते हैं नेफ्रॉन, अराउंड 1.2 से लेकर 1.5 तक हो सकता है। एक किडनी में एक 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अब ये नेफ्रॉन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। 2 टाइप्स के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी। पहले देख लेते हैं कॉर्टिकल तो क्या लिखा है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स रीजन में, किडनी का कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, वहाँ पे आपका पाया जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। टोटल ह्यूमन किडनी में जितने नेफ्रॉन होते हैं उसमें से 80% जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ठीक है। किडनी में जितने भी 100% मिला के होंगे ना नेफ्रॉन, उसका 80% कौन सा है, कॉर्टिकल साइड का नेफ्रॉन, ठीक। उसके बाद इसका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, ठीक है। ये वाला ये शेप का होता है, शेप का ट्यूब छोटा होता है। और ये मेडुला में हमने बताया था लूप ऑफ हेनले मेडुला रीजन में होता है, यस सर। ठीक। लेकिन ये मेडुला में होता है लेकिन ज़्यादा अंदर तक नहीं होता, छोटा, ठीक है। छोटा होता है इसलिए ज़्यादा अंदर तक मेडुला में नहीं जाता, मेडुला में ही रहेगा लेकिन ज़्यादा डीप अंदर तक नहीं जाएगा क्योंकि छोटा होता है, लेंथ छोटी होती है लूप ऑफ हेनले। वहीं पे जक्स्टा मेडुलरी की अगर बात करो तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला जहाँ पे मिल रहे होते हैं, और कॉर्टेक्स से नीचे मेडुला है, यहाँ पे ऐसा लाइन होता है जहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक। तो ये लगभग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अभी किडनी में डायग्राम पहले सुन लीजिए, फिर डायग्राम बनाना। जैसे कि ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, ऐसे होगा ना किडनी का, यस ऐसे करके होगा। ये मेडुला रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन है। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो आपके ऊपर की तरफ होते हैं, ऐसे करके होंगे, ऐसे करके ऐसे, ठीक। ये कॉर्टिकल होंगे। वहीं पे अगर हम जक्स्टा मेडुलरी की बात करें तो ये आपके आँखें भी टूटे आ रही, यहीं पे ऐसे करके, समझ आया, इस तरह से होंगे। ये डिफरेंस है, मतलब कि ये वाले नेफ्रॉन बिल्कुल जंक्शन में प्रेजेंट है, इसके कॉर्टेक्स के और मेडुला के, इससे इनका नाम है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जंक्शन में प्रेजेंट है, कहाँ पे, कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन में। जंक्शन मतलब जहाँ दो चीजें आपस में मिल रही है, उस जगह प्रेजेंट है, ज़्यादा ऊपर नहीं है। हमारी तो कॉर्टिकल वाला ऊपर की तरफ था, ऐसे करके
फिर इसका लूप ऑफ एंड ऐसे आया था, ये ऐसे चला गया। ये डिफरेंस है कॉर्टिकल में और जक्स्टा में, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से होता है नेफ्रॉन, ठीक है, ऐसे बताया हमने। ये आपका क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमर कैप्सूल्स भी बोलते हैं। बोमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कैप्सूल। अब इसके अंदर आर्टरी आई हुई है, ये यस सर, एक नेटवर्क बना है आर्टरी का, इसको कहेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। इधर से आएगी एक तरफ से तो अफरेंट आर्टरियोल, यस सर, निकलने वाली कहेंगे आर्टरीज, ठीक है। अब ये आपका ऐसे आगे गया कॉइल की तरफ हो गया, यस सर, तो पीसीडी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, फिर ये आपका नीचे गया लूप ऑफ ले, ये डिसेंडिंग लिंक हो गया, यस सर, असेंडिंग, अब असेंडिंग लिंक में एक थिन वाला है, एक थिक वाला, थिन वाला पार्ट, एक थिक वाला पार्ट, फिर ये आगे कॉइल आ गया ऐसे करके, ये डीसीडी हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने फिर बता दिया सेक्शन और इन दोनों को मिला के बोलते हैं रीनल कॉर्पस, ये बताएगा? यस सर, इस वाले पूरे पार्ट को आ जाता है रीनल कॉर्पस। उसका दूसरा नाम होता है मालफिजियन कॉर्पस, जानने वाला रीनल कॉर्पस को और दिया गया है मालफिजियन कॉर्पस, क्या लिखवा दिया तुमने। उसके अलावा जो बचता है पीसीडी, लूप ऑफ एंड और डीसीडी, कलेक्टिंग डक्ट आगे ऐसे बन जाएगा, इसमें ऐसे करके आगे ये कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो डक्ट है पीसीडी, लूप ऑफ एंड, डीसीडी, कलेक्टिंग डक्ट, इनको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, क्या कहते हैं? ये रीनल ट्यूब्यूल्स। समझ में आया थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में? रीनल ट्यूब्यूल्स, देखो ये आपका है स्ट्रक्चर एक्चुअल, थोड़ा सा जूम कर दिए, जूम कर देंगे तो दिखेगा नहीं, थोड़ा सा ही दिखेगा, पूरा पार्ट नहीं दिख पाएगा इससे। आगे बैठो आगे, ठीक है। अब ये आपका देखो, ये पूरा रीनल कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडुला हो गया, ये कॉर्टेक्स मेडुला, ये आपका नेफ्रॉन पड़ा हुआ है, ये ऐसे करके। अब इसका देखो लूप ऑफ एंड छोटा है, यस और ये काफी ऊपर कॉर्टेक्स रीजन में, काफी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये कौन सा टाइप का है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स आपस में कैसे लिपटी हुई है, यस सर, कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज जैसे लिपटी हुई है इनको कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज पूरा नेफ्रॉन में आपस में ऐसे लिपटी होती है, इन कैपिलरीज को कहा जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो कुछ इस तरह से ब्लड वेसल्स आपकी होती हैं। हम खाली बस ये दिखा रहे हैं कौन से टाइप का नेफ्रॉन है, नहीं आया, नहीं आया। अब देखो ये आपका यहाँ से फिल्ट्रेशन हुआ, फिर आगे सभी अब्जॉर्प्शन होगा, यूरिन ऐसे पास होगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट में आके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट है, फिर ये पैपिलरी डक्ट है, पैपिलरी डक्ट पैपिला तक ले जाएगा, ठीक, पैपिला से ही आगे चला जाएगा, माइनर कैटेक्स, मेजर कैटेक्स, इस तरह से यूरिन फ्लो करता है। अब ये वाला देखो नेफ्रॉन इस टाइप का पर दिख रहा है इसमें कुछ में। अब इसमें आप देख रहे हो ये कॉर्टेक्स रीजन जो आगे तक होगा, लेकिन यहीं से बिल्कुल जंक्शन है, इसको कहेंगे जंक्शन, मेडुला कॉर्टेक्स जंक्शन। यहाँ पे नेफ्रॉन बिल्कुल इसके पास में रखा हुआ है, पिछले वाले में थोड़ा ऊपर था, ठीक है। तो ये जंक्शन में लगभग आपका ये वाला जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, वो बिल्कुल जंक्शन में होता है। अब ये ऐसे आया, अब इसका लूप ऑफ एंड दिख रहा है कितना लंबा सा, ये डिफरेंस समझ में आया दोनों में, बाकी काम सेम रहेगी। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ाया नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट है रीनल कॉर्पसल या फिर मालफिजियन कॉर्पसल। इसमें दो पार्ट और आ गए, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल
वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। दूसरा जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, यस सर, ग्लोमेरुलर। दूसरा पार्ट आ गया रीनल ट्यूब्यूल्स, इसमें आपका पीसीटी, डीसीटी, ग्रुप ऑफ एनए, कलेक्टिव सर्विस, ठीक है, यही सब होता है स्ट्रक्चर में, यही होता है। नाम ही लिख देते हैं। नहीं डिटेल करनी है। अब पहला है मार्फिजियन कॉर्पसल, इसमें आ गया पहले ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अफरेंट आर्टेरियोल्स आ रही है यहाँ से, ठीक है, अफरेंट आर्टेरियोल आ रही है, एंटर्स द ग्लोमेरुलस में आएगी यहाँ पर, डिवाइडेड इनटू 4 और 5 लार्ज कैपिलरीज, ऐसे आ रही है कि कई की कैपिलरी में डिवाइड हो, यस सर, ठीक है। ईच लार्ज कैपिलरी सब डिवाइडेड इनटू, जो इसकी कैपिलरी डिवाइड हुई है वो और डिवाइड हो जाएगी छोटी छोटी कैपिलरीज में, ठीक है, और डिवाइड हो गई। तो थोड़ा डिटेल में लिख दिया है मैंने, आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ कैपिलरी अफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, यहाँ पे कई की कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये जब निकलेगा इसको हम कहेंगे डिफरेंट आर्टेरियोल। सब डिवाइड इनटू क्लस्टर ऑफ फाइन कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं इनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, शॉर्ट में कहा जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक, which rejoin to form different arterioles, जो मिलकर क्या बनाएंगे? डिफरेंट आर्टेरियोल्स। अफरेंट आ रही है, डिफरेंट ऐसे निकल रही है, ठीक। अफरेंट आई, कई की कैपिलरी में डिवाइड हुई, फिर वो कैपिलरी छोटे छोटे फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होंगी, फिर ये सब मिलकर एक अलग आर्टेरियोल बनाएगा जो निकलेगा यहाँ से, इसको कहेंगे डिफरेंट आर्टेरियोल। नेक्स्ट क्या है? Thus glomerulus is purely arterial। तो glomerulus है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, पूरा आर्टेरियल ब्लड होता है, वेन्स यहाँ पे नहीं है। कहने का मतलब ये, इस सेंटेंस में कहने का मतलब ये कि यहाँ पे कोई वेन्स नहीं है, सिर्फ आर्टरी, ठीक है। ग्लोमेरुलस समझ में आया? वुमेन्स कैप्सूल की बात करते हैं, ये आपका है वुमेन्स कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स। कहाँ होता है ये? रीनल कॉर्टेक्स एरिया में होता है। दैट फॉर्म्स बिगिनिंग ऑफ द नेफ्रॉन, स्टार्टिंग होगा ना नेफ्रॉन का, ठीक। फिर उसके बाद इट इज फॉर्म्ड बाय 2 लेयर्स, इट इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। इनक्लोजर मतलब एक ग्लोमेरुलस को, इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, तो वही लिखा है इट इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। अब इसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक आपकी इनर अंदर वाली ये वाली, इसको कहते हैं विसरल, एक आपकी बाहर वाली पैराइटल, ठीक है। विसरल लेयर कवर्स द कैपिलरीज, तो अंदर वाली लेयर वो ग्लोमेरुलस को कवर किए हुए है, ठीक है। फिर बाहर वाली लेयर क्या कर रही है? कॉन्टिन्यूअस विद द ट्यूबुलर नेफ्रॉन। ये बाहर वाली लेयर है, यहाँ जाके कॉन्टिन्यूअस होगी ना, ऐसे करके, यस सर, फिर आगे ट्यूब्स बनाते हुए चली गई, ठीक है, बाहर वाली लेयर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। स्पेस बिटवीन 2 लेयर्स, इन 2 लेयर्स के बीच का जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे? कैप्सुलर स्पेस। 2 लेयर्स के वुमेन्स कैप्सूल में जो 2 लेयर्स हैं उनके बीच में जो जगह है ये वाली ग्लैमुलर कैप्सुलर स्पेस which is continuous as lumen of tubular portion, जो कि कंटीन्यूअस जैसे नीचे की तरफ चली जाएगी, ट्यूब बनाते हुए, खाली ट्यूब बनाते हुए आगे चली जाएगी। उसके बाद both the layers are composed of single layer of squamous epithelium, जो कितने होंगे? छोटे-छोटे squamous epithelium, इधर ऐसे करते हैं। तो दोनों लेयर जो बनी हुई है वो स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस किस शेप का होता है, याद आ रहा है? स्क्वामस बताया था, आगे बढ़ते हैं।
cells of visceral layer called podocytes. Cells of visceral layer, ठीक है, अंदर वाली लेयर को कहेंगे विसरल लेयर। इस लेयर के सेल्स हैं उनको बोला जाता है पोडोसाइट्स, ठीक। अब पोडोसाइट्स जो है वो कई तरह से डिवाइड है, कई ब्रांचेस में। पोडोसाइट सेल्स ब्रांचेस में डिवाइड है, जिसकी वजह से उनके बीच में गैप बन जाता है, स्लिट, जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक। मतलब कि एक ऐसे मान लो या ऐसे करके दिखाना, ऐसे इस तरह से गैप, फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर पेपर की तरह होता है, इसमें से कोई चीज क्रॉस करके जा सकती है। समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगा? विसरल लेयर मतलब यहाँ की लेयर मान लो, यहाँ की लेयर विसरल लेयर, ये कई ब्रांचेस में डिवाइड हैं, ठीक। इसको हम कहते हैं पोडोसाइट सेल्स। पोडोसाइट सेल्स कई ब्रांचेस में डिवाइड, जिसकी वजह से पोर्स बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे पोर्स बन जाएंगे। आप जब ब्लड ऐसे आएगा तो इनकी पोर्स से वो छन के नीचे जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, जितना भी फिल्ट्रेट पार्ट होगा, ठीक। वो आगे बनाएंगे कैसे, खाली वो स्ट्रक्चर समझ लीजिए। फिल्ट्रेशन का मॉडल इसी का अभी पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। बस ये समझ लो कि हमें यहाँ अभी स्ट्रक्चर में डालना है। यस सर, फिर से बताएंगे। यस सर, ग्लोमेरुलस दो लेयर से मिलकर बनता है। यस सर, डिस्कस राइटल मिश्रण, यस सर, ठीक है। अंदर वाली लेयर क्या करती है, ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करती है, ऐसे बांध के रखती है। बाहर वाली लेयर क्या करती है, आगे बढ़ जाती है, यस सर, तो ट्यूब बना देती है, ठीक है। अब दोनों लेयर के बीच का स्पेस को कहते हैं कैप्सुलर स्पेस। दोनों जो लेयर्स हैं ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है, ठीक है। अब अंदर वाली जो विसरल लेयर है, इस सेल्स को हम पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट्स कई ब्रांचेस में डिवाइड हैं, ठीक है, एक के नीचे एक ऐसे डिवाइड है, जिसकी वजह से कुछ गैप बन जाता है उनके अंदर। उन गैप को कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। उसी गैप से पास होता है हमारा फिल्ट्रेट, छन के आएगा तो यहाँ से पास होगा नीचे, इतना बताया है, ठीक है। लक्ष्मी यार यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि ये आप तो ये बिल्कुल समझिए, नहीं है। ठीक है। ये तो क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। अब पीसीटी आपने ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ लिया, मतलब वोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस और इनर ट्यूब्यूल में आता है ट्यूब वाला पार्ट। ट्यूब वाला पार्ट पहला पार्ट शुरू होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, ठीक है। ये वोमेन्स कैप्सूल से निकलता है और कहाँ लोकेट होता है, कॉर्टेक्स ऑफ किडनी, ठीक है। वोमेन्स कैप्सूल से बच चलेगा आगे, कॉर्टेक्स में होता है ये, किडनी के इसमें कॉर्टेक्स, सिंगल लेयर होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, ठीक। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की एक लेयर होती है सेल्स में, इसमें कुछ माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई क्या होते हैं, ये लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से सेल्स में ऐसे निकले होंगे, ठीक है। Microvilli, because of microvilli the cells are called brush bordered cells। माइक्रोविलाई होने की वजह से पीसीटी की सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, which greatly increase the surface area for reabsorption। भाई इंटेस्टाइन सुना है आपने, इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, विलाई क्यों होते हैं पता है, वहाँ से अब्जॉर्प्शन होता है ना, फैट नहीं अब्सॉर्ब होता, बाकी चीजें भी अब्सॉर्ब, यस सर, वहाँ से विलाई से अब्जॉर्प्शन होता है। विलाई का काम होता है अब्जॉर्प्शन कराना, लेकिन एक और भी उसका रोल है, उसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, मतलब ये है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, माइक्रोविलाई है, इनकी
वजह से सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है, तो जिसकी वजह से जब एब्जॉर्प्शन होगा ना, वापस एब्जॉर्ब की होगी कुछ चीज़ें ब्लड में, तो वो एब्जॉर्प्शन में एरिया बढ़ा देगा, जिसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, बस ये रोल होता है। आगे चलते हैं। मेन फंक्शन ऑफ पीसीटी इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक। पीसीटी का मेन फंक्शन क्या होता है? जो चीज़ें छन के आ गई ऊपर से, लेकिन वो ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, जैसे कि ग्लूकोज, सोडियम, अमीनो एसिड, वाटर, विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सब चीज़ें जो बॉडी को चाहिए वो फिल्ट्रेट में आ गई हैं, छन के आ गई हैं। अगर वो नहीं वापस जाएंगी तो बाहर निकल जाएंगी, बॉडी में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? रीअब्जॉर्ब हो जाती है वापस। कहाँ से रीअब्जॉर्ब होती है? पीसीटी से। ठीक है, समझ आया? आगे चलो। लूप ऑफ एनले, उसके बाद आता है लूप ऑफ एनले। अब लूप ऑफ एनले आपका किस एरिया में होता है? मेडुला। किस शेप का होता है? यू से। ठीक है, मे का लूप बनाता है, लूप मतलब इस तरह से। यस सर, यू आकार। एंड रिटर्न्स टू द कॉर्टेक्स, ऐसे बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल जाता है। रिटर्न टू द कॉर्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट इट हैज 3 पार्ट्स। पहला पार्ट होगा डिसेंडिंग, जो ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ये लूप बनाएगा ऐसे करके, इसको कहेंगे, फिर उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, इसको कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में 2 तरह के हमने देखे, थिन एंड थिक। ठीक है, आगे बात करते हैं डिसेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं। पहले वाले पार्ट ये आपका थिन होता है। यस सर। परमिएबल टू वाटर होता है। यस सर। परमिएबल का मतलब इससे वाटर निकल के जा सकता है, इसका मतलब ये होता है परमिएबल। ठीक है, परमिएबल टू वाटर का ध्यान रखना। तो पीसी जो लूप ऑफ एनले का डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल टू वाटर है। परमिएबल मतलब कि ये दीवार है, इससे वाटर आर-पार चला जाए। यस सर। इसका मतलब ये दीवार परमिएबल है। ठीक है, इन दिस लिम्ब द फिल्ट्रेट डिसेंड्स डाउनवर्ड। इसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आता है। डिसेंडिंग लिम्ब क्या करेगी? ऊपर से फिल्ट्रेट को नीचे की तरफ लाएगी। द सेल्स आर फ्लैट एंड स्क्वामस लाइक। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो स्क्वामस सेल्स हैं। ठीक है, मेन वर्ड पकड़ा करिए, स्क्वामस सेल्स है। दे डू नॉट हैव माइक्रोविलाई, के अंदर कोई माइक्रोविलाई नहीं होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी लो। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बहुत कम है। यस सर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं ध्यान रखिए। असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं हम। असेंडिंग लिम्ब का मतलब होता है थिन और थिक। अब ये इम्परमिएबल है, देखो डिफरेंस। लूप ऑफ एनले में 2 लिम्ब्स हैं। Yes. एक परमिएबल टू वाटर है, एक पे impermeable to water। एक वाटर को अपने अंदर से जाने देगा, एक वाटर को नहीं जाने देगा। यस सर। ठीक है, तो ये इम्परमिएबल टू वाटर। कौन सी? असेंडिंग परमिएबल। फिर इन दिस लिम्ब द फिल्ट्रेट एसेंस, एसेंस मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे से क्या जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ की सेल्स कैसी हैं? क्यूबॉइडल। दे डू नॉट, इसमें भी माइक्रोविलाई नहीं था, इसमें भी माइक्रोविलाई यस, नहीं होता है। ठीक है, इसमें माइक्रोविलाई नहीं। माइक्रोकॉन्ड्रिया माइक्रोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो ऊपर से नीचे जाने में एनर्जी नहीं लगती, तो ये चीज ऊपर से नीचे जा रही थी। यस सर। तो इसमें एनर्जी नहीं यूज होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नीचे से ऊपर जाना है, तो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत ज़्यादा है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाएगी। यस ठीक सर। है, आगे बढ़ते हैं। मेडुला डेंसा। अब इतना हमने लूप ऑफ एनले बता दिया, इतना आप लिख देंगे काफी है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं बस यहाँ पर, ऐसा नहीं लिखते। ये आगे नेक्स्ट करेंगे। अब जब असेंडिंग लिम्ब एकदम ऊपर तक चली जाएगी, ठीक है, वहाँ पे इसके फाइनल पार्ट में कुछ क्यूबॉइडल सेल्स होंगे। वो क्यूबॉइडल सेल्स जब ये पहुंचेगी अफरेंट आर्टिक्यूल के पास, देखो ऐसे होता है। ये आपका कैप्सूल हो गया, पीसीटी, लूप ऑफ एनले, ये डिसेंडिंग लिम्ब, ग्रूव, असेंडिंग लिम्ब, फिर ये आपका जो हो जाता है डीसीटी, यहाँ पे फिर ये कलेक्टिंग करना, ऐसे होता है कुछ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब का फाइनल पार्ट ये माना जाएगा यहाँ पे इस जगह पे।
यहीं पे आपका अफरेंट आर्टिक्यूल भी होता है और इफरेंट आर्टिक्यूल हो जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है जो फाइनल पार्ट है असेंडिंग लिम्ब का, वो क्या कर रहा है, आर क्लोजली पैक्ड। ठीक, वहां पे जो क्यूबॉइडल सेल्स है बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये किसके पास है, अफरेंट आर्टिक्यूल के पास है। इस रीजन को, इस जोन को बोलते हैं हम मैक्यूला डेंसा, यहाँ वाले जोन को, जहाँ पे असेंडिंग लिम्ब खत्म हो रहा है और अफरेंट आर्टिक्यूल आया हुआ है, वहाँ का रीजन कहा जाता है मैक्यूला डेंसा। ठीक, बस इतना है, आगे चलते हैं। अब अफरेंट आर्टिक्यूल और मैक्यूला डेंसा composed of smooth muscle fibers, अफरेंट आर्टिक्यूल और मैक्यूला डेंसा को मिलाकर क्या कहेंगे, वो कुछ मसल फाइबर से मिलकर बना है। अब मैक्यूला डेंसा और अफरेंट आर्टिक्यूल उसको मिला के वहाँ की सेल्स को कहा जाएगा जुस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स। या आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि इसमें जेजी सेल्स होती है, इसके आप इसको ध्यान रखना, जेजी सेल्स जुस्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। इसका रोल होता है ब्लड प्रेशर में, कैसे, बाय रेनिन सेक्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन। ये पढ़ा चुके हैं। यस सर, ASS में, यस सर। तो बताया था कि रेनिन रिलीज होता है किडनी से। यस सर। तो किडनी के कौन से पार्ट से रिलीज होता है, यस सर। सेल्स से रेनिन रिलीज होता है। ठीक, समझ में आ गया। रास में पढ़ा है नोट्स आपको मिल जाएंगे, आज भेज देंगे। ये हमने तो बनाए नोट्स, सही से कॉपी पेस्ट किए हैं, टाइप किए हुए नोट्स से। फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, नहीं करवा दो। असेंडिंग, फिर आगे आपका DCT। ठीक है, इलॉन्गेशन ऑफ असेंडिंग लिम्ब, मतलब आगे वाला पार्ट, जो आगे वाला पार्ट आएगा असेंडिंग लिम्ब का, उसको क्या कहेंगे, which is tightly coiled and lies in the cortex। DCT क्या है आपका, असेंडिंग लिम्ब का इलॉन्गेशन है। असेंडिंग लिम्ब को और आगे तक ले जाएंगे तो उसका इलॉन्गेशन कहलाएगा DCT, जो कि टाइटली कॉइल्ड है। कॉइल्ड का मतलब है ये, यस। और कहाँ पे लाई करता है, कॉर्टेक्स रीजन। सिर्फ लूप ऑफ एंड मेडुला में रहता है, ये ध्यान रखना है। बाकी सारे जो है पार्ट वो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। उसके बाद टर्मिनल पार्ट ऑफ DCT दैट कलेक्ट्स यूरिन, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो आगे बन जाता है इससे DCT लूप। ठीक है, ये आ गया DCT। यस सर। ये ऐसे हो गया, यस। ये तो DCT है। अब DCT जहाँ पे खत्म होगा उसको हम कहेंगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट में क्या गिरा देगा, ऐसे करके यूरिन को। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट हो गई, ये आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The wall of DCT consists of two types of cells। यस सर। यहाँ पे दो तरह की सेल्स होती हैं, प्रिंसिपल सेल्स और इंटीग्रेटेड सेल्स। अब आप इतना लिख सकते हो खाली, इसके आगे ना लिखो, और इतना लिखो कि DCT में दो सेल्स होती हैं, दो सेल्स के नाम लिखो, काफी। ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स, इंटरडिलेटेड सेल्स। अब इनका मेन रोल किसमें होता है, प्रिंसिपल सेल्स का, क्या करती हैं, ADH के रिसेप्टर को अपने अंदर रखती है। मतलब कि इनकी वजह से ADH का सिक्रीशन होता है। इनके अंदर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। प्रिंसिपल सेल्स में, प्रिंसिपल सेल्स में ADH का रिसेप्टर होता है। ADH एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, ADH क्या है, हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, और एल्डोस्टेरोन आपके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ये रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल सेल में, तो ADH और एल्डोस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेल से ये काम है। दूसरा, इंटरडिलेटेड सेल्स प्ले अ रोल इन हेमोस्टेसिस ऑफ ब्लड पीएच।
ब्लड पीएच को मेंटेन करने के लिए सेल्स रिस्पांसिबल होती हैं, बस इतना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। आगे चलें, इसको नहीं समझ में आ रहा मत समझ। चैप्टर मेरे पास 5 चैप्टर, हमारे 5 चैप्टर बचे हैं। फिर है कलेक्टिंग द लास्ट वाले, ठीक है। दे आर लार्ज ट्यूब, वैसे बनाएंगे जैसे 12 चलो इसमें आपका इसके भी जाके मिल जाता है। ये डक्ट को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जो कि क्या करती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरिन को रिसीव करती है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से डीसीटी ऐसे हो गया, ये डीसीटी हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे होता है ना, ये डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, इसी को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट ड्रेन द यूरिन इनटू लार्ज कैपिलरी डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, यूरिन को लार्ज कैपिलरी डक्ट में गिरा देगा। वो आए तो पता नहीं आज का, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट आ रही यूरिन को लेते हुए, ये एक और डक्ट से जुड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी डक्ट। ये क्या करेगा, यूरिन को यहाँ पे गिरा देगा, जिसको कैपिलरी डक्ट को और भी क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ ब्लीड, डक्ट ऑफ बेलिनी। कैपिलरी डक्ट को क्या कहते हैं इस वाले, डक्ट ऑफ बेलिनी, that opens into calyces through renal papilla। अब यहाँ पे ऐसे करके renal papilla था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनर कैलिक्स, आगे मेजर कैलिक्स। तो ये क्या करेगा, यूरिन को यहाँ रीनल पैपिला के थ्रू यूरिन को ले जाएगा और कहाँ छोड़ेगा, कैलिक्स में। वही लिखा हुआ है, that opens into calyx through renal papilla, which then join minor calyx, major calyx, pelvis, फिर आगे लास्ट में ureter, ये सब जाके ज्वाइन रहेंगे ureter सर, ठीक है, at the pelvis। समझ में आ रहा है, क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को लेगा, कहाँ गिराएगा, पैपिलरी डक्ट। पैपिलरी डक्ट पैपिला से होते हुए यूरिन को कहाँ पे छोड़ेगा, माइनर कैलिक्स में, उसके बाद वो मेजर कैलिक्स में जाएगा, उसके बाद रीनल पैपिलस होते हुए ureter, यस सर। ठीक है, क्लास में जो पढ़ाया था वो ध्यान रखिए, जो यहाँ बता रहा है। किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए। ये हमारे यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट है, कलेक्टिंग का, यस सर। ठीक है, कोई डाउट इसमें, डाउट तो नहीं जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीनल ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो कैसे होता है दिन में सर, पानी भी रीनल ब्लड फ्लो एक आगे जो रोक देता है, सप्लाई हो रही है, उसको कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो। अब 1 मिनट में